हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ठोस अवस्था भौतिकी की लेक्चर सीरीज़ में। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं, क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। उनके बीच में जो क्रिस्टल प्लेन्स हैं उनके मिलर इंडिसेस क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। प्लेनर स्पेसिंग कितनी होती है उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कहने का मतलब है हम क्रिस्टल सिस्टम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उन सब के बारे में लगभग हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टल के द्वारा एक्स रेज का डिफ्रैक्शन, अर्थात एक क्रिस्टल है वो अक्स किरणों का विवर्तन करता है या नहीं करता है तो उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे नाम आया हमारे पास विवर्तन, तो पहले हमें पता होना चाहिए विवर्तन क्या चीज़ होती है। तो विवर्तन आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, फर्स्ट ईयर में आपने ऑप्टिक्स में भी पढ़ा था विवर्तन क्या होता है, विवर्तन, व्यतिकरण, इन सारे फिनोमेना के बारे में आपने पढ़ा था। जो विवर्तन है वो कौन शो करता है? प्रकाश की जो तरंग प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, विवर्तन को शो करती है। विवर्तन, व्यतिकरण, ये दोनों क्या चीज़ किस पे आधारित हैं? ये प्रकाश की तरंग गुणों पे आधारित हैं। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, ये हमारे किस पे आधारित होते हैं? ये प्रकाश के कण गुण पर आधारित होते हैं। तो विवर्तन होता क्या है? विवर्तन होता है अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है या कोई भी वस्तु है, उसका आकार है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के आकार के बराबर है, तो वहाँ से उसका क्या होगा? विवर्तन। विवर्तन का मतलब बेसिकली यही है, अगर आपकी जो तरंग दैर्ध्य है या फिर जो तरंग है उसके रास्ते में अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है और उस ऑब्जेक्ट की साइज है वो क्या है हमारी, वो उस तरंग दैर्ध्य के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? अपने को विवर्तन फिनोमेना मिलेगा, जिसमें हमें प्रकाश क्या मिलेगा, या तरंग है वो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। ये आप ऑलरेडी अच्छे से जानते हो, पढ़ चुके हो। तो अब बात करते हैं हम, क्या अक्स किरण है वो क्रिस्टल से विवर्तन हो सकता है या नहीं हो सकता? तो सबसे पहली कंडीशन हमारी विवर्तन की क्या है? विवर्तन के लिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज क्या होनी चाहिए? तरंग दैर्ध्य के बराबर होनी चाहिए। तो पहले हमें अक्स किरण की तरंग दैर्ध्य पता होनी चाहिए। तो अक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य है वो किस कोटि की होती है? वो एंगस्ट्रम ऑर्डर की होती है। 1 एंगस्ट्रम से लेके 10 एंगस्ट्रम तक हमारी क्या होती हैं? अक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य होती है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट है अर्थात जो क्रिस्टल है उसका आकार भी इसी साइज का हो, तब तो हमारा क्या मिलेगा? हमें डिफ्रैक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि क्रिस्टल में जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं के बीच की दूरी है वो भी 1 एंगस्ट्रम, 2 एंगस्ट्रम, 3 एंगस्ट्रम, अर्थात एंगस्ट्रम की कोटि की ही होती है। इसका मतलब डेफिनेटली हमें क्या मिलना चाहिए? विवर्तन मिलना चाहिए जालक के द्वारा। ये चीज़ तो हमारी यहाँ से क्लियर हो गई है। तो इसके लिए लाउवे ने सुझाव दिया कि जो क्रिस्टल है उससे अक्स किरणों का विवर्तन होगा। अब फेडरिक और निपिंग नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको वेरीफाई करने के लिए एक प्रयोग कर डाला। तो प्रयोग में उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिया एक कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल। क्या लिया? एक कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल लिया और एक ले लिया उन्होंने एक्सरे का सोर्स। यहाँ से अक्स किरणें इस कॉपर क्रिस्टल पे गिर रही है। अब ये जो क्रिस्टल है उसके जो परमाणु हैं उन परमाणुओं की जो स्पेसिंग है वो हमारी क्या है? इसकी तरंग दैर्ध्य के ऑर्डर की है। अगर ऐसा है तो यहाँ से जब अक्स किरण निकलेगी तो उसका क्या होगा? विवर्तन। विवर्तन का मतलब ये अपने रास्ते से जाएगी, रास्ते से डेविएट हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। तो विचलित होगी तो अब ये हमें देखना था ये तरंगी कहाँ जा रही है। तो इस कॉपर क्रिस्टल के सामने क्या लगा दिया? एक फोटोग्राफी प्लेट लगा रखी है, या बड़ी सी फोटोग्राफी प्लेट लगा रखी है। तो यहाँ से जो अक्स किरणें निकल रही हैं वो क्या हो रही हैं? अपने मार्ग से डेविएट। तो कोई यहाँ जा रही है, 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 कोई यहाँ जा रही है। और फोटोग्राफी प्लेट है वो क्या होती है? सेंसिटिव होती है। किसके लिए? प्रकाश के लिए।
फोटोग्राफी प्लेट है वो हमारी क्या होती है, सेंसिटिव होती है प्रकाश के लिए, जिससे हमें उस फोटोग्राफी प्लेट पे क्या मिल जाएंगी, धब्बे मिल जाएंगे। तो ये जो किरणें हैं, अक्स किरणें, ये जहाँ जहाँ जाके उस फोटोग्राफी प्लेट में गिरेंगी वहाँ हमें धब्बे मिलेंगे, और इस प्रतिरूप को बाद में लावीय प्रतिरूप नाम दिया गया। अर्थात फोटोग्राफी प्लेट पर प्राप्त धब्बों के प्रतिरूप को हम क्या कहते हैं, लावीय का विवर्तन प्रतिरूप कहते हैं। अब ब्रेग ने क्या किया, इस विवर्तन प्रतिरूप की व्याख्या दी। क्या किया उसने, इसका डिस्कशन किया कि भाई ये जो प्रतिरूप हमें ऐसा ही क्यों मिल रहा है। इसके लिए उसने एक समीकरण दी, उस समीकरण का नाम क्या होता है, ब्रेग समीकरण होता है। इस समीकरण में एक क्रिस्टल होता है, उसमें क्या है, जालक तल है। भैया क्रिस्टल है, उसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि एक ही जालक है, उसके अंदर बहुत सारे जालक हैं, वो क्या है, समानांतर है। तो ब्रेग ने माना कि उन समानांतर जालक तलों की मध्य दूरी क्या है, डी है, और इन तलों में परमाणु क्या है, व्यवस्थित है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये 3 प्लेन है, उनके अंदर क्या है, हमारे जो एटम है वो क्या है, व्यवस्थित है कि नहीं, ऐसा उसने देख लिया। अब इस पे क्या किया उसने, अक्सरे डाली। तो एक अक्सरे उसने यहाँ से इस पे डाली तो ये जो अक्सरे है वो क्या करेगी, यहाँ से विवर्तित होगी और विवर्तित होकर वापस इसी दिशा में चली गई। दूसरी अक्सरे उसने दूसरे प्लेन पे डाली, इसी के समानांतर जो दूसरा प्लेन था उस पर इसने डाली, तो वो भी विवर्तित होकर यहाँ से चली गई। ये अक्सरे आ रही थी, प्लेन पे गिर रही थी, और ये क्या है, इसकी विवर्तित अक्सरे हैं। तो इन विवर्तित अक्सरों जो हैं उनके बीच में हमें क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस, पथांतर कितना है। अगर वो पथांतर हमें पता चल जाए तो हम आसानी से निकाल लेंगे कि वो संपोषी व्यतिकरण होगा या विनाशी व्यतिकरण इससे मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए, पथांतर चाहिए। तो पथांतर के लिए अब हम देख लेते हैं। ये देखो, ये किरण यहाँ से चली और यहाँ चलेगी, कितना पथ तय किया, ए, अगर इसको मैं मान लेता हूँ बी, तो ए बी, और ये मैं मान लेता हूँ सी, ए बी सी पथ तय किया। ये दूसरी किरण है, इसको मैं मान लेता हूँ पी क्यू आर, इसका पथ कौन सा है, पी क्यू आर। कौन सा पथ लंबा है, पी क्यू आर पथ लंबा है। कितना लंबा है, यहाँ से मैं क्या कर दूँ, लंब डाल दूँ इस पर एक बी एल, और एक लंब यहाँ से मैं डाल दूँ बी एम। तो देखो यहाँ से आगे ये दोनों क्या कर रही हैं, बराबर पथ तय कर रही है, और यहाँ तक भी क्या कर रही हैं, दोनों बराबर पथ तय कर रही हैं। तो एक्स्ट्रा पथ कौन सा आया, ये और ये पथ क्या है हमारा, एक्स्ट्रा। कहने का मतलब जो एक्स्ट्रा दूरी तय की है किसने, पी क्यू आर तरंग ने, वो कितनी है हमारी, एल क्यू प्लस क्यू एम, है कि नहीं है। अगर ये हमारा पॉइंट एम है तो अब हमें मान क्या चाहिए, सिर्फ एल क्यू प्लस क्यू एम का मान चाहिए, वो हमें चाहिए। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं एल क्यू और क्यू एम की वैल्यू चाहिए। जो हमारी तरंग आपतित हुई वो किस कोण पे आपतित हुई है, थीटा कोण पे आपतित हुई है। तो अब हमें चाहिए ये वैल्यू चाहिए एल क्यू प्लस क्यू एम की। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, त्रिभुज बी एल क्यू व त्रिभुज बी क्यू एम से एल क्यू इज इक्वल टू क्यू एम इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा। कहने का मतलब ये क्या बता रहा है, एल क्यू और क्यू एम दोनों आपस में क्या है, बराबर, और किसके बराबर है, क्यू बी साइन थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, क्यू बी साइन थीटा के बराबर हैं। कैसे हैं इसके बराबर, देख लेते हैं अपन। इस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ, किस त्रिभुज की, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम क्या है हमारा, बी क्यू और एम। इसमें 90 डिग्री का कोण है, कौन सा आप बता सकते हैं मेरे को, देखो देखें कौन सा लग रहा है आपको 90 डिग्री का कोण। इसमें 90 डिग्री का कोण ये है, क्योंकि यहाँ से हमने क्या डाला था, इस भुजा पे लंब डाला था कि नहीं डाला था। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वैल्यू किसकी चाहिए हमें, क्यू एम की, और हमें बी क्यू की वैल्यू ऑलरेडी पता है। क्यों, क्योंकि ये दो प्लेनों के बीच की स्पेसिंग है जो कितनी है, डी है कि नहीं है। अब मेरे को बी क्यू की वैल्यू पता चल गई, क्यू एम की हमें चाहिए, तो क्या मैं निकाल सकता हूँ ये कोण कितना आपका, बी क्यू एम क्या है, 90 डिग्री है।
तो मैं लिख सकता हूँ क्या, QM/B Q इज इक्वल टू साइन थीटा। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? कैसे लिखा मैंने, देखो QM हमारा क्या है, साइन थीटा क्या होता है हमारा, लंब बटे करण। इसका मतलब हमारा QM क्या है, लंब, और BQ क्या है, हमारा करण है। तो इसका मतलब थीटा हमारा क्या था, ये कोण थीटा था। अब कैसे था ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब एक तरंग है वो किसी प्लेन पे आपतित होती है तो परावर्तित होगी, और इस लंब से जो ये किरण गुजरेगी ये भी कोण क्या होता है, इसका थीटा होता है। अगर आपतन कोण क्या है, इसका थीटा है। तो ये कोण थीटा है, और ये हमने क्या डाला था, लंब डाला था 90 डिग्री का। ये हमारा क्या था, ये था BQ, और ये हमारा QM, ये कोण थीटा, ये समकोण त्रिभुज सब हमें पता है, हमने फॉर्मूले में मान रख दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, QM इज इक्वल टू QB साइन थीटा। और इसी प्रकार से LQ भी हमारा क्या आ जाएगा, QB साइन थीटा आ जाएगा, जहाँ QB की वैल्यू कितनी है, D है। तो टोटल पथांतर हमारे पास क्या आ जाएगा, मान रख देते हैं अपन LQ प्लस QM का, मान रख दो LQ प्लस QM। LQ की वैल्यू कितनी है, QB साइन थीटा, QM की कितनी है, QB साइन थीटा। तो कितना हो गया, 2 × QB साइन थीटा। QB की वैल्यू कितनी है, D इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। ये क्या आ गया हमारे पास, पथांतर आ गया। अब आपने समकोसी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के बारे में सुना होगा। अगर समकोसी व्यतिकरण होता है तो पथांतर किसके बराबर होना चाहिए, हमारा n लेमडा के बराबर होना चाहिए। अगर विनाशी व्यतिकरण होता है तो पथांतर हमारा किसके बराबर होना चाहिए, 2n प्लस हाफ लेमडा के बराबर होना चाहिए। 2n प्लस हाफ लेमडा बाई 2 के बराबर होना चाहिए हमारा पथांतर। इसका मतलब हमें ज़रूरत किसकी है, समकोसी व्यतिकरण की। क्यों, क्योंकि फोटोग्राफी प्लेट पे धब्बा तभी मिलेगा जब व्यतिकरण हमारा कैसा हुआ है, समकोसी हुआ। अगर विनाशी व्यतिकरण होता तो वहाँ धब्बा नहीं मिलता, हमें क्या मिलता, ब्लैक स्पॉट दिखाई देता। हमें क्या दिखाई दे रहा है, फोटोग्राफी प्लेट पे ब्राइट स्पॉट दिखाई दे रहा है, तभी तो वहाँ पे वो फोटोग्राफी प्लेट पे हमें धब्बे दिखाई दिए हैं। तो इसलिए हमें व्यतिकरण की कंडीशन कैसी चाहिए, समकोसी व्यतिकरण की। तो ये जो पथांतर हमारा है वो किसके बराबर होना चाहिए, समकोसी व्यतिकरण के लिए n लेमडा के बराबर। तो यहाँ से हमारी जो समीकरण आ गई 2D साइन थीटा इक्वल टू n लेमडा, इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्रेग समीकरण कहते हैं। अब इस ब्रेग समीकरण से एक चीज़ निकल के आती है, वो क्या आती है, यदि हमारा n इज इक्वल टू 1 है, क्या हो जाए, n इज इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2D साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा। आएगा कि नहीं आएगा, अगर n इज इक्वल टू 1 है हमारा तो आ जाएगा 2D साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा। n की वैल्यू 1 पुट कर दी मैंने। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2D। अब आप मेरे को बता सकते हो साइन का मान कितना होता है। साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है ऑलवेज लेस देन 1 होती है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या, लेमडा अपॉन 2D हमारा क्या होगा, हमेशा 1 से कम या 1 के बराबर होगा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया, एन लेमडा अपॉन 2D ऑलवेज लेस देन 1। तो एन लेमडा ऑलवेज लेस इक्वल टू 2D आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, इन जनरल जो क्रिस्टल हैं उनके बीच की जो प्लेनर स्पेसिंग है वो किसकी होती है, 3 एंगस्ट्रम की कोटि की होती है। इसका मतलब डी हमारा कितना आ गया, 3 एंगस्ट्रम। तो लैम्डा हमारा कितना आ जाएगा, हमेशा क्या होना चाहिए, 6 एंगस्ट्रम। अगर 6 एंगस्ट्रम से ज़्यादा की हम तरंग डालेंगे अक्स किरण तो हमें विवर्तन पैटर्न नहीं दिखाई देगा, अर्थात अभी जो हमने फोटोग्राफी प्लेट लगाई थी उस पर धब्बा नहीं दिखाई देगा। तो ये था हमारा ब्रेग की समीकरण। थैंक यू।